ખબરોમાં બન્યા રહેવા માટે બેલ આઇકોન દબાવો અને એબીપી અસ્મિતાને સબસ્ક્રાઇબ કરો। तो आ समग्र मुद्दे बात करीશું अमेरिका थी डॉक्टर धीरज कौल अपनी साथ जोड़ाई गया है। धीरज जी बताइए कि वैक्सीन की तैयारी किस तरह से आयोजन किया जाएगा, क्योंकि 11 से 12 दिसंबर से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा अमेरिका में, ऐसा बताया जा रहा है। क्या ये इतना जल्दी पॉसिबल हो पाएगा? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी बैक ऑन योर शो। जैसे कि मैं अप्रैल से बता रहा हूँ, 3-4 वैक्सीन थी जो हमेशा लीडिंग थी और 2 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। एक है फाइजर BNTX जिसने 94.5% लोगों में बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाया है और 65 से ऊपर लोगों में भी बहुत अच्छा दिखाया है। दोनों mRNA प्लेटफॉर्म की वैक्सीन हैं। और जो दूसरी वैक्सीन है मॉडर्ना, जो एक बहुत ही नई कंपनी है, आज तक कोई वैक्सीन नहीं बनाई, उसने भी 95% रिजल्ट दिखाया, बहुत अच्छा है। और तीसरी वैक्सीन ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की, जिसके अंदर भारत भी इन्वॉल्व है, उसके भी रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो ये तो हो गई बात वैक्सीन डेवलपमेंट की। अब एज ऑफ नाउ फ्राइडे, जो 2 दिन पहले बायोनटेक जो कि जर्मन कंपनी और फाइजर ने अपने रिजल्ट्स FDA को भेज दिए और FDA ने अश्योर किया था कि कुछ ही दिनों में वो उसको रिव्यू करेगा, 1 से 2 हफ्ते के अंदर। अगर सब कुछ ठीक गया, क्योंकि FDA 50% रिजल्ट्स देख रहा था लेकिन हमारे 94.5% आ गए, तो वो उसे अप्रूव कर देगा। जिस दिन अप्रूव होगा उसके अगले दिन से वैक्सीनेशन शिप हो जाएंगी। जो यहाँ के हेड है US के, जो सेक्रेटरी है हेल्थ के, उन्होंने भी ये अश्योर किया है कि नेक्स्ट डे से शिपिंग हो जाएगी और उसके 1-2 दिन के बाद ही हम वैक्सीनेशन का कैंपेन शुरू कर देंगे। जहां तक हमारी खबर है, ये जो अब मंडे आएगा, मंडे से वेडनेसडे के बीच में FDA अप्रूवल इज पेंडिंग। जिस दिन वो अप्रूव हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है कि द फॉलोइंग वीक, आज से 10 दिन बाद, एंड ऑफ नवंबर या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में, हॉस्पिटल के कर्मचारी, हेल्थ केयर वर्कर्स, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स और जो नर्सिंग होम में ओल्ड लोग रहते हैं, उनको शायद मिलनी भी शुरू हो जाए। और ये जो एक साइकिल है, शायद जनवरी तक उसको कवर कर लें, फरवरी तक, और एक कॉमन आदमी के लिए फरवरी मार्च में ये खुल जाएगी। तो बहुत अच्छी खबर आ रही है और भारत भी इस दिशा में बहुत तेजी से एस्ट्राजेनेका के साथ काम कर रहा है। तो हम सब लोगों को बहुत ध्यान से ये जो अगले 4-5 महीने हैं, इसको हमें ऐसा सोचना चाहिए कि जैसे जंग में सीज फायर हो जाती है, उससे 1-2 घंटे पहले जो लोग मरते हैं वो बचाए जा सकते हैं अगर इंफॉर्मेशन पहले मिले। तो यही समय है कि आप मास्क डालिए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए, हैंड वॉश करिए, अपने आप को प्रोटेक्टेड इतने महीने रखा है, 2-4 महीने की बात है, एक्स्ट्रा एफर्ट दीजिए। तो सब अच्छी खबरें आ रही हैं, बहुत ही एक्साइटेड सिचुएशन है। 2020 की सबसे बढ़िया खबर फ्राइडे को मिली और मैं आशा करता हूं इस वीक भी मिलेगी। जी धीरज जी, हमारे साथ जुड़ते रहिए, क्योंकि अब एक મહત્વના સમાચાર બીજા છે। કોરોનાના ઇલાજ માટે એન્ટીબાયોટિકના થતા અંધાધૂન ઉપયોગથી અનેક લોકોનો જીવ જોખમમાં મુકાઈ શકે છે। કોરોનાના ઇલાજ માટે તબીબો અને કેટલાક લોકો જાતે પણ અલગ અલગ પ્રકારની એન્ટીબાયોટિક દવાઓ લેતા હોય છે, પરંતુ આ જ દવાઓ તમારા જીવ માટે બની શકે છે જોખમી। આ ચેતવણી દુનિયાની મોટી મોટી દવા કંપનીઓના સંગઠન AMR એક્શન ફંડે આપી છે। આ સંગઠન મુજબ કોરોનામાં એન્ટીબાયોટિકથી ઇલાજના કારણે વાયરસ અને બેક્ટેરિયામાં દવાઓ માટે प्रतिरोधक क्षमता વેક્સિન વિકસિત થઈ જાય છે, જે તેમને વધુ જીવલેણ બનાવી રહી છે। आज मुद्दे हमारी साथ जोड़ाया है डॉक्टर धीरज कौल। धीरज जी, सुपर बग नाम दिया जा रहा है, एंटीबायोटिक का ज्यादातर उपयोग लोगों ने किया है इस 8-9 महीने दरमियान। क्या रिफरकेशन उसके रहेंगे? क्या नकारात्मक असर इसकी देखने को मिलेगी? क्या इंतजाम करने चाहिए लोगों को? क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। तो इसके लिए देखिए, ये जानना जरूरी है, अगर हमें कोई इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन को काटने के लिए, कम करने के लिए हम एक दवाई यूज करते हैं जिसे जनरली लोग एंटीबायोटिक के नाम से जानते हैं। लेकिन एक फंगस के लिए एंटी फंगस होती है, एक वायरस के लिए एंटीवायरल होती है, एक बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक होती है। तो ये जो कोरोना वायरस हुआ था, इसके अंदर ज्यादातर एंटीबायोटिक्स जो हम यूज कर रहे थे, उनके वायरस के खिलाफ इफेक्ट बहुत कम होते हैं। जैसे एजिथ्रोमाइसिन का थोड़ा था, डॉक्सीसाइक्लिन का था, लेकिन उनका इफेक्ट ये होता है कि वायरस के ऊपर अगर बैक्टीरिया का भी इंफेक्शन हो जाए, उससे बचाने के लिए, सो प्रोफिलैक्सिस या प्रिवेंशन के लिए उसका ज्यादा यूज हुआ। अब प्रॉब्लम ये आती है जब आप एक एंटीबायोटिक को मास स्केल पे अगर आप यूज करेंगे, काफी लोग उसे यूज करेंगे, तो वो जो वायरस और बैक्टीरिया है वो बहुत समझदार होते हैं, वो समझ जाते हैं कि आप उन्हें कैसे अटैक कर रहे हैं और वो अपने आप को बचाने के लिए एक डिफेंसिव शील्ड बना लेते हैं, अपने जेनेटिक मेकअप को चेंज करते हैं। उसके बाद वही एंटीबायोटिक 2-3-4 साल के बाद उन बैक्टीरिया या वायरस के ऊपर काम करना बंद कर देती है। और ये जानना जरूरी है कि एंटीबायोटिक डेवलपमेंट में सालों लग जाते हैं। तो कई ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो बहुत रेयरली हम लोग अमेरिका में प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि रेजिस्टेंस ना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, जैसे मैंने अभी रिसेंटली भी देखा और पढ़ा कि भारत के अंदर ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो स्ट्रिक्टली सारे अस्पतालों को, गवर्नमेंट
और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अप्रूवल के लिए वेट कराएं एंटीबायोटिक का, ताकि अंधाधुंध इस्तेमाल ना हो। और दूसरी जो बात गलत है भारत के अंदर, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जो करंट सरकार है वो बहुत सीरियस है हेल्थ केयर को लेके मोदी जी के नेतृत्व में, वो इसका भी संज्ञान करे कि कोई भी आदमी जाके फार्मेसी से कोई भी एंटीबायोटिक ना खरीद पाए, एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जरूरी होना चाहिए। तो ये कुछ रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है, वरना ये एंटीबायोटिक्स काम करनी बंद कर देंगी, और अगर आपकी जान बच सकती थी एक बैक्टीरिया या वायरस के खिलाफ दवाई देकर, वो शायद बचनी बंद हो जाएगी। बहुत बड़ा चैलेंज होगा हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, इसको सीरियसली लेना चाहिए। मैं बार बार यही कहता हूं कि अपनी गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज के सपोर्ट करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बगैर वो काम नहीं कर पाएंगी। डॉक्टर के बगैर एंटीबायोटिक मत लीजिए, और अगर एंटीबायोटिक लेते हैं बहुत जरूरी है कि पूरा कोर्स कंप्लीट करें उसका, उसको बीच में मत छोड़ें, अपने आप उसे चेंज मत करें। सुनी सुनाई बातें सुनकर दवाइयां ना लें, एक डॉक्टर के पास जाइए, उन्होंने सालों की मेहनत करके डिग्री ली होती है, पढ़ाई की होती है, वो जानते हैं क्या करना है, और अपनी सरकार का पूरा योगदान करें इस समय। जी धीरज जी, जिस तरह से वैक्सीन की प्राइस के बारे में भी आ रही बात, और 2024 तक भारत में पूरी पब्लिक को रसी दी जाएगी ऐसा बता रहे हैं, वैक्सीनेशन की प्राइस के बारे में भी काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। और एक मुद्दा आपने बताया कि जो सुपर बग जो डेवलप हो रहा है उससे कोरोना अपना शील्ड बना रहा है। तो अभी जो वैक्सीन जो तैयार हुई है, क्या फ्यूचर में कोरोना की जो चेंजेस होंगे कोरोना वायरस में, उसको भी प्रोटेक्ट कर सकेगा, ऐसी वैक्सीन में इम्प्लीमेंट हो सकता है क्या? देखिए विशाल जी, अच्छा सवाल है, क्योंकि इस सवाल के दो पक्ष हैं। एक पक्ष है जो हम एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, वो एंटीबायोटिक अगर दूसरे बैक्टीरिया उसको ले लेंगे, उसको समझेंगे, उसके खिलाफ प्रोटेक्शन बना लेंगे। सपोज अगर आपको एक स्टाफ इन्फेक्शन, स्ट्रेप इन्फेक्शन या कोई भी तरीके का इन्फेक्शन हुआ है, आपने अंधाधुंध एंटीबायोटिक देनी शुरू कर दी अनरेगुलेटेड बहुत लोगों ने, तो वो बैक्टीरिया उसके खिलाफ काम उससे बच पाएगा। अब कोरोना वायरस की अगर बात करें, कई एंटीबायोटिक्स का थोड़ा सा इफेक्ट है, जो हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं उनका थोड़ा सा इफेक्ट है कोरोना के ऊपर। मैं बात कर रहा हूं डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन जो कॉमनली दी जाती है, एवरमेस्टिन भी एक दवाई है जो दी जाती है, उसका प्राइमरी गोल कोरोना के लिए नहीं था। कोरोना की एंटीवायरल दवाइयां एज ऑफ स्पेसिफिक हमारे पास अभी नहीं है, हम ऐसी दवाइयां यूज कर रहे हैं जो दूसरे कामों के लिए यूज होती थी और कोरोना पे भी थोड़ा इफेक्ट दिखाती हैं। तो कोरोना भी उनके खिलाफ रेजिस्टेंस डेफिनेटली डेवलप कर सकता है, वो वायरस है। लेकिन ज्यादा खतरा होगा कि कोरोना वायरस की वैक्सीन आने के बाद अगर हम कोरोना से भी बच गए, तो जो कॉमन वायरस बैक्टीरिया से आप बच जाते थे, आप शायद उनसे ना बच पाएंगे, क्योंकि दवाइयां हमारे पास लिमिटेड रहेंगी। तो वो एक खतरनाक पॉइंट है। हाँ, ये बात जरूरी है जानना कि हर वायरस, हर बैक्टीरिया समय के साथ चेंज होता है, म्यूटेशंस आती हैं। एज ऑफ नाउ हमने जो mRNA वैक्सीन का बेस के ऊपर वैक्सीन डेवलप की है, उसका स्पाइक प्रोटीन जो वायरस के ऊपर होता है उसे आइडेंटिफाई किया है, और खुशी की ये बात है कि उस प्रोटीन के अंदर ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। तो हमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत जरूरी है कि इसको तेजी से, इसके ग्राफ को, कोरोना को लिमिट किया जाए जब तक वैक्सीन आती है, ताकि वायरस की मल्टीप्लिकेशन भी रुकेगी। तो ये दो बातें समझना बहुत जरूरी है। जी, धन्यवाद धीरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।